अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। दूसरा टेस्ट मैच जारी है, आज उसका दूसरा दिन स्टार्ट होगा। पहले दिन के अख्ताम पर 200 प्लस रन हुए, 4 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, एक रिटायर्ड हर्ड है फवाद आलम। लेकिन जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। 2 रन थे तो 2 खिलाड़ी, 1 रन था तो 1 खिलाड़ी, फिर 3 रन पे 3 खिलाड़ी। अजीब व गरीब सिचुएशन से हम गुजर रहे थे। फिर वही हमेशा की तरह बाबर आजम आके खड़ा हो गया माशाल्लाह से, और फिर उनके साथ फवाद आलम खड़े हो गए और इन दोनों ने खड़े होकर एक शानदार इनिंग बिल्ड की। 158 रन्स की वो पार्टनरशिप थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान 200 तक पहुंचने में आसानी हुई। फ़हीम अशरफ और रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए है वो अफगानिस्तान सीरीज़ है, जिसकी होस्टिंग अफगानिस्तान करेगा और वो श्रीलंका में करेगा। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है। लेकिन इन दोनों टूर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस और कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें सामने आ रही थी। वो खबरें क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक सीज़न होने जा रहा है 2020-21 पाकिस्तान का, उसके लिए कोचेस का ऐलान दोबारा से कर दिया है पीसीबी की जानिब से। पीसीबी कुछ अच्छे कदम भी उठा रहा है और कुछ मुश्किल हालात पीसीबी देखने भी जा रहा है, चूँकि एक नए चेयरमैन की तकर्री होगी, यानी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की। इस पर भी बात करेंगे। असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। काशिफ शब्बीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्रिकेट एक्सपर्ट सारिस जमील ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। असगर भाई आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अरसलान। असगर भाई, वेस्ट इंडीज़ वाला मामला जो है, हमने पहला मैच देखा, मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया कि हम लोग जिस तरह से हारे हैं, क्या पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल थी या फिर कुछ बैटिंग लड़खड़ा गई हमारी? चूंकि जब हम बॉलिंग पर आए तो बॉलिंग बड़ी अच्छी की, कैचेस ना छोड़ते तो शायद हम पहला मैच भी जीत जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान। पहले टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से हारे हैं, क्योंकि अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो दोनों टीमों ने कोई हाई फाई स्कोर तो नहीं किया। अगर पाकिस्तान 200 प्लस के करने में कामयाब हुआ है तो वेस्ट इंडीज 250 प्लस करने में कामयाब हुआ, जो इतना फर्क नहीं था। लेकिन उस विकेट पे 50 रन का भी फर्क अहमियत रखता था और उसको हमने कवर करने की भरपूर कोशिश की। मैच हम जीतने में आ गए थे, पहला टेस्ट हम जीत रहे थे। अगर आई थिंक जहां तक मुझे याद है 217 रन पे जो है वो जो अब्बास से जो कैच ड्रॉप हुआ था हसन अली की बॉल पे, वो ये टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो मेरे ख्याल है हम मैच जीत जाते, क्योंकि उसके बाद मजीद 2 कैच और ड्रॉप हुए तो हम मैच जीत जाते। पहला टेस्ट जो है हम उसी तरह से हार गए, जहां हमने बेशुमार टेस्ट इसी तरीके से हारे हैं, तो पहला टेस्ट में हम उसी तरीके से हारे। और सेकंड टेस्ट में तो फिर पोजीशन आपके बिल्कुल सामने ही है कि किस तरीके से हमारी ओपनिंग जो है एक बार फिर नाकाम हुई। 3 रन पे 2 रन पे 3 टीम की विकेटें जो है वो गिर गई। उसके बाद फिर नो डाउट के फवाद आलम जो है मैन ऑफ क्राइसिस बनते जा रहे हैं, और फिर बाबर आजम पाकिस्तान का यानी दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जो है, उन दोनों में जो पार्टनरशिप थी 163 रन की, तो वो बड़ी अहमियत की आमिल है। जिसके बाद हम खेल में वापस आए। यकीनन फवाद आलम की फिटनेस का इशू हुआ और वो जो है रिटायर हेड हुए हैं। उम्मीद है कि आज वो दोबारा क्रीज पर आएंगे। चल, ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हमारी बैटिंग ने ज़रा कम बैक कर लिया। काशिफ भाई, एक चीज़ हमारा जो एकदम से हम हैरान हो जाते हैं और वो है अजहर अली। प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा अजहर अली के साथ। जब से मिसबाउलक और यूनुस खान की जोड़ी गई है, अजहर और असद शफीक, इन दोनों की परफॉर्मेंस का जो मार्जिन है वो मिसिंग एलिमेंट लगता है मुझे पूरी टीम में, जबकि हम डिपेंडेंसी इन पर है टेस्ट में अगर देखें तो। मेरा ये ख्याल है कि अजहर अली को जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखें जब से इनसे कैप्टनसी ली गई है उसके बाद ये मुतवातर जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिसको हम कहते हैं ना टर्मिनल डिक्लाइन, ये टर्मिनल डिक्लाइन है अजहर अली की। मैं समझता हूँ अजहर अली के बाद इस सीरीज़ के बाद अपने आप को क्वालिफाई करवाना फॉर अ टेस्ट मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग स्ट्रक्चर जो है वो उसको देखने की ज़रूरत है। अपने ओपनर्स को आप देख लें कि ये तीसरी सीरीज़ है पाकिस्तान में। इमरान भट्ट पे आपसे भी और असगर भाई वो भी है, तो मैं समझता हूँ अगर अजहर अली पे वापस आएँ, अजहर अली की टेक्निक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अगर देखें पिछले मैच में उन्होंने बाकायदा कंपैरिजन करके दिखाया था कि जब कोई बॉल आती है तो पाँव सीधे जाने की बजाय थोड़ा एंगुलर जाता है, और जब जो बहुत लेट स्विंग होती है उस लेट स्विंग में अजहर अली वो फंस रहा है वहाँ पर। और उसके बाद जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो डिलीवरी है वहाँ को उसको जज करना अजहर अली के लिए मुश्किल हो रहा है। किस गेंद को छोड़ना है, सेम इस मैच में हुआ भी, किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद को खेलना है, वो एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेट स्विंग जो है वो अजहर अली के लिए प्रॉब्लम कर रही है, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो हमेशा से पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो टेंटेटिव रहते हैं, और वही प्रॉब्लम है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। वहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे लगता ये है कि चूँकि हमारी टेस्ट मैचेस बहुत कम हो रहे हैं, पूरे साल में हम 3
3, 4, 5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। शायद वो वजह है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं। दुनिया में 3 टीमें बनी हुई हैं हर मुल्क की। पाकिस्तान को अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 2 टीमें होनी चाहिए, एक T20 की और एक टीम जो कि टेस्ट मैच और वनडे की कंबाइंड टीम हो। शायद एक आध चेंज हो सकती है ताकि उनको मैच प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैच प्रैक्टिस कब कम मिलती है उसकी वजह से टीम जो है डीमोरलाइज हो रही है और प्लेयर्स जो है वो भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। सैरिश क्या कहती हैं? मैं अग्री करती हूँ इस बात से। देखें, हमारी इस वक्त बैटिंग लाइन में जो एक्सपीरियंस अजहर अली के पास है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। आपको न्यू बॉल सर्वाइव करनी होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करता है, और अजहर अली वही चीज़ मिस कर रहे हैं। सारा प्रेशर नीचे बैट्समैन पे आ जाता है। ठीक है, बाबर आजम तो शुरू से ही हमारे सेवियर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये अजहर अली को देखनी चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कब और कहाँ मैटर करेगा। उन्होंने एज ए कैप्टन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पहले, लेकिन बात इन्हीं की है कि जिस तरह से उनका डिक्लाइन आ रहा है दैट इज़ रियली अलार्मिंग। और हमारी T20 एक चीज़ और कि हम जो बात आप करने जा रही हैं वो उसको कीजिएगा। अजहर अली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो वाहिद प्लेयर है, बल्कि पहला प्लेयर है जिसने पिंक बॉल से मैच हुआ तो उसने ट्रिपल सेंचुरी कर दी। पूरी दुनिया में उसी के नाम रहेगा, पहला प्लेयर था पिंक बॉल से ट्रिपल सेंचुरी करने। क्या हो गया अजहर अली को? और कोई पिचेस ठीक है मुश्किल होती हैं तो बड़ा प्लेयर वहीं तो टेस्ट होता है। मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है थोड़ा साइकोलॉजिकल आप पे प्रेशर भी आता है कि मतलब आपके पास एक कैप्टनसी चली जाती है, मतलब एज ए कैप्टन आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है और आप टीम को ले चलते हैं। लेकिन अभी उन्होंने देखा है कि जिस तरह से उनको कैप्टनसी से हटाया गया है, अब उनकी सोलली उनकी परफॉर्मेंस पे ही उनको टीम में रखा जाएगा या निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सिर्फ उनके साइक से रिलेट कर रही है और वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं इस चीज़ को लेके। हालांकि आना नहीं चाहिए, बड़ा प्लेयर है, उनको प्रेशर लेता है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बड़े प्लेयर का कि वो प्रेशर ले। यूनुस खान के साथ चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो थोड़ा इस पर बात करूँगा। यूनुस खान इन एंड आउट को 20 दफ़ा हुए हैं, बारहा उन्हें कभी टीम में डाल देते थे, कभी बाहर कर देते थे। और जिस वक्त यूनुस खान रिटायर हुआ है, पहला प्लेयर था पाकिस्तान का जिसने 10,000 रन किए हुए थे। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के हवाले से, अजहर अली के हवाले से, ओपनिंग के हवाले से। मैं ज़रा इमरान भट्ट पर भी बात करूंगा और फिर जो नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं मैं चाहूँगा ज़रा असगर भाई से पहले इस पर बात करूँ, फिर वापस आएंगे और पाकिस्तानी टीम पर बात कर लेंगे। असगर भाई, नए चेयरमैन क्या तकर्रुरी होनी है और बस टाइम थोड़ा कम रह गया है, क्या देख रहे हैं सर? रमीज़ राजा का नाम भी सामने आ रहा है, अफवाहें तो बहुत सारी हैं लेकिन रमीज़ राजा साहब का नाम एक सामने आया अब तक। क्या समझते हैं चेयरमैन के लिए दोबारा कोई एहसान मानी या एहसान मानी जैसे लोग ही तैनात हो जाएंगे? भाई देखिए, चेयरमैन के लिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो चेयरमैन किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, किसी ऐसे बंदे को जिसको मल्टीनेशनल इदारा चलाने का वसी तजर्बा हो। ये रमीज राजा हो या हमारे साबिक कोई भी क्रिकेटर हो, मैं नहीं समझता कि इन्हें चेयरमैन जैसी पोस्ट पे आना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितनी जल्दी अपना बयान बदलते हैं, जितनी जल्दी एक लड़के की तारीफ करते हैं और फिर उसकी बैट परफॉर्मेंस पर जिस तरीके से उसको नजरअंदाज करते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं, इन सब रवैयों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी शख्स को भी चेयरमैन पीसीबी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, किसी बड़े मल्टीनेशनल इदारे से उसका ताल्लुक हो कि वो आकर अपनी पीसीबी को प्राइवेट तौर पर बेहतरीन तरीके से चला सके, इसकी इनकम में इजाफा कर सके और साथ ही साथ जो है क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से होना चाहिए, क्रिकेटिंग प्लेइंग के हवाले से नहीं। क्योंकि ये जो हमारे प्लेयर है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, मैं जाती तौर पर इनके हक में नहीं हूँ कि ये मैनेजमेंट का हिस्सा बने, वो भी इस लेवल पे। हाँ, ये सही है, कोच बनते हैं, चीफ सेलेक्टर बनते हैं, क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, ये सारी बातें तो सही है और ये लोग बेहतर तरीके से समझते भी चला भी रहे, लेकिन जो चेयरमैनशिप है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑर्डर है, ऑफिसर है, तो इन सब को जो है ना एक मल्टीनेशनल इदारे के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि हमने एक साबिक क्रिकेट जो कि बकौल हमारे पैटर्न इन चीफ के कि बहुत क्रिकेट खेली है, उसको हमने सीईओ बना के देख लिया। हमने ये कहा कि जी बहुत क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट एहसान मानी साहब उन्होंने आईसीसी में खिदमत अंजाम दी हैं, उनको भी हमने बना के देख लिया। उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि 3 साल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट
ग्रास रूट की जो क्रिकेट है वो तबाह हो गई है। हमारे पास बैकअप नहीं रहा। हमारे पास जो खला पैदा हुआ है वो खला आइंदा 2 साल के बाद जो तूफान लाएगा हमारी क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट को ऐसा नहीं हो कि वो हॉकी के धारे पे ले जाए। असगर भाई आपने जो बात की है, मुझे ये बताएं, मैंने अभी हालिया इंटरव्यू किया इमरान फरहत का, उनसे भी ये पूछा मैंने, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का इनखला हुआ है, एग्जिट हुआ है, ये नुकसानदेह है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह है अरसलान। देखिए हमारे नौजवानों को एक चार्मिंग मिलती है। देखिए हम कोई भी पॉलिसी बनाए ना, अपने मुल्क की जो मकामी पॉलिसी है, मकामी सोच है, मकामी ग्रास रूट की हकाइक है, उसको सामने रख के बनाए। हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको सामने रखकर अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला नौजवानों को बेरोजगारी का है, और हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के जरिए रोजगार दिलाने का है, अपना माशी हालात सही करने के है। तो लेकिन जब डेवलपमेंटल क्रिकेट आपने बंद की तो माशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्रिकेटर बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो चंद को नौकरियां मिल रही है ना पृथ्वी में, इनकी जबान सिर्फ जो है ना जबान बंदी हो गई है। इनको किसी को कमेंटेटर बना दिया, किसी को कोच बना दिया, किसी को जो है डायरेक्टर एकेडमी बना दिया, किसी को कोई ओहदा दे दिया, तो इससे जबानबंदी हो गई है। वरना कल तक ये शोर कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को जो रेस्टोर किया जाए। जबरदस्त। असगर भाई आपने मेरा ख्याल है दरिया को कूजे में बंद किया है बात करके। मैं चाहूंगा काशिफ भाई। कुछ रहता ही नहीं है। जो असगर भाई ने बहुत खूबसूरती से बातों को समझाया। और देखें पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है, हमने पॉलिसी बनानी है पाकिस्तान के लिए और एग्जांपल सेट की है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि वेलफेयर स्टेट हैं। या तो ये कि पूरा 100/100 उनके पीछे चले ना। अगर आपने जो है 4 टीमें पूरे पाकिस्तान की बना दी हैं तो फिर उनको इतना रेवेन्यू दें कि उनके घर सुकून के साथ चलते रहे। कम हो गए ना, पूल देखिए 190 192 प्लेयर्स आपको किसने कहा कि सिर्फ 4 टीमें बना लें? आप 6 8 10 टीमें भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उनको रेवेन्यू स्ट्रीम भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए उनको मुतवातर। क्योंकि देखें घर अगर आपका सुकून नहीं होगा तो आगे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। कोई आपको पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे क्रिकेट में जाने के लिए, उनको पता है कि घर कैसे ही चलाएगा। और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक हालात है वो हम सबको पता है। और एकदम आप यू टर्न नहीं ले सकते, 180 डिग्री पे चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। और रिजल्ट क्या हुआ कि 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट ही कोई नहीं है, स्ट्रक्चर ही कोई नहीं बना। और जो हमारे नर्सरी बनती थी वो नर्सरी है ही नहीं। आप क्या करेंगे 2 साल के बाद जाके? जो टैलेंट आपके सामने आ रहा है, आपको पता है कि हम वेस्ट इंडीज जैसी विकेट पे हम बड़ी स्ट्रगल, देखिए वेस्ट इंडीज जैसी विकेट पे 7वें नंबर की टीम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। पर जाना है फिर सैरिश आपका इस पे मैं कमेंट लूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के खात्मे के साथ साथ जो क्लब क्रिकेट और पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी बी क्लास क्रिकेट। ए क्लास के पहले जो लड़के बी लीग्स और सी लीग्स खेलते थे वो भी अब तकरीबन बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर के लिए ऐसा टेस्ट बैट्समैन नहीं आ रहा। हमें ढूंढना पड़ा तो फवाद आलम वापस जाके 10 साल पुराना ढूंढना पड़ा। वापस आते ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। चूँकि वक्त की कमी है मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी 2000 से बल्कि इन सबसे ये ज़रा पूछ लूँ कि क्या मामला था। सैरिश पहले डोमेस्टिक पे आप अपना ज़रा व्यू देना चाह रही थी, मैं चाहूँगा उसको ज़रा क्लियर कर लें। डोमेस्टिक की बात चल रही थी। देखिए मेरा तो शुरू से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है आपने डोमेस्टिक में टीम्स डिपार्टमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ को आप एक्सपैंड कर सकते हैं AB टूर्स लेके जाके। जो हमारा क्रिकेट में डिक्लाइन आती है जब हम अवे सीरीज़ खेलते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो उसकी वजह ये होती है कि ये लोग AB टूर्स खेले ही नहीं हैं। हमारे ओपनर्स हैं, अगर इनको आप ठीक है आप FC से डायरेक्ट इंटरनेशनल में लेके आ रहे हैं तो बीच में लूप होल आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर प्लेयर्स तो T20 से ही आ रहे हैं सैरिश। आप देखें हमारा जो ज़्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया वो तो PSL हो गया। हाँ नहीं, ये तो देखिए गलत बात है। सबसे पहले बात है आपने वहाँ से दहानी को सेलेक्ट करके आप उसको टेस्ट की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? आप खिला भी नहीं रहे वो। अब आप ये देख लें कि ये इन्होंने क्राइटेरिया ही अपना गलत रखा हुआ है। PSL शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। FC होना चाहिए। उसके बाद एक आप ठीक है आप अगर आप किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं। मैं ज़रा बता दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे FC कोई इंटरनेशनल फुटबॉल कप है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कह रही है। तो आप इनका ये है कि ये मतलब बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन उनके इकॉनमीज़ और उनके कल्चर वगैरह को नहीं देख रहे होते, जो कि पाकिस्तान और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क। हमारी पिचेस ही नहीं बनती वो वाली जो हमें सबसे बड़ा मसला पिचेस का है काशिफ भाई,
है कि नहीं? हमारी पिचेस का बड़ा मैटर है। आप अपने बैट्समैन को ग्रूम करना चाहते हैं ऐसा कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पिचेस पे खेले, और अपनी पिचेस आप देखें तो यूएई से भी कई गुजर रही हैं। देखें, प्रॉब्लम जो है ना वो ओवरऑल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है। हमें मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से क्रिकेट को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। मैं जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया का है। बिल्कुल सारिश ने ठीक बात कही कि आप एक प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं T20 से और खिला रहे हैं उसको टेस्ट मैच। अब्दुल्ला शफीक जो कि टेस्ट मैच का प्लेयर है उसको आप लेकर चले गए T20 में। उसके बाद आप देखें किसी भी प्लेयर की आप बात कर लें, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो रही प्लेयर्स की। अब आपने ओपनर्स को 3 से 4 सीरीज दे दी, इन दोनों ओपनर्स को इन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिया। अब मैं समझता हूँ फील्डिंग पे रखा हुआ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब आपको ओपनर लाने चाहिए। अब वापस आएगा इमामुल हक, वापस आएगा शान मसूद, और वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दोबारा पाकिस्तान के पास चलेगा। 10 साल बाद फवाद आलम को लाना पड़ता है, यानी 10 साल में आपको मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर ही कोई नहीं मिला। देखिए कितना बड़ा हमारा लैक है। क्या कहती है सैरिश? देखिए, मैं बात करना चाहूंगी इस वक्त सऊद शकील पे। यस, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसको आप क्यों नहीं चांस देते हैं टेस्ट में? उसकी टेक्निक वगैरह अच्छी है, ठीक है, उसने वनडे में और वो लंबी इनिंग का प्लेयर है, ये बात सही है। आप उसको चांस दें, ही कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर मिडिल ऑर्डर एज वेल। मतलब हमारे पास इस वक्त हमने तो कामरान गुलाम को नहीं दिया, उसको ले गए बेंच पे बिठाया, बाहर निकाल। धानी के साथ भी हमने यही कर रहे हैं, वो बाहर बैठा रहा और उसके बाद उसको वापस ले आएंगे। अब वापस आते हैं जरा। अब बताएं सर, आईसीसी वर्ल्ड कप एक तरफ है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान है। खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि इंग्लैंड की तरफ से कोई सुपर स्टार्स वाली टीम नहीं आएगी, वो शायद बी टीम भेज दें, क्योंकि आईपीएल एक बड़ी साजिश के तहत तैयार की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, और वो अपना काम कर रही है। देखें, मैं इस चीज़ से आपसे एग्री नहीं करता कि कौन सी सीरीज़ पाकिस्तान को तबाह कर रही है। पाकिस्तान को अपना खुद स्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ उनको वो ब्रैकेट ढूंढ लेते हैं, विंडो ढूंढ लेते हैं जहाँ पर आईपीएल करना है, पाकिस्तान को भी उस तरह देखने की ज़रूरत है। अगर आप कंपैरिजन करें आईपीएल और पीएसएल का, पीएसएल इज़ अ फार बेटर सीरीज देन आईपीएल। यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड, क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। लेकिन सर, जब इंग्लिश प्लेयर नहीं आएंगे तो फिर लेकिन ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को उसकी तरफ जाना है। और अब इंशाल्लाह ये तालिबान के आने से, अफगानिस्तान के मामला सेटल होने से, इस खित्ते के जब हालात बेहतर होंगे तो सारे प्लेयर्स पाकिस्तान। सर, जल्दी से इस पे एक कमेंट चाहिए मुझे आपका कि हम लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर आईपीएल हो रही है, इधर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने आना है, तो प्लेयर्स अगर नहीं आते तो मज़ा नहीं आएगा उस तरह। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया इस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर रहा है तो हमें काउंटर करना चाहिए। वो अगर अपनी माइंड गेम्स चला रहे हैं तो हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हम उनकी तरफ नहीं देख सकते कि यार वो कब आईपीएल करेंगे या स्केड्यूल करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैरिश जमील, आपका भी शुक्रिया। काशिफ शबीर साहब का भी शुक्रिया। असगर अजीम भाई भी हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। फिर अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।